अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो आज की वीडियो है ये यूरोपियन नेशनल, उनके डायरेक्ट और क्लोज फैमिली मेंबर्स और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड है। अगर आप यूके में ऑलरेडी प्री सेटल स्टेटस के ऊपर मौजूद हैं तो आप सेटल स्टेटस या इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए कब क्वालिफाई करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी। लेटर ऑन ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए क्या कौन सा क्राइटेरिया मीट करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी। इस टाइम पीरियड के दौरान अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो कौन से स्टेटस के लिए क्वालिफाई करेगा। और सबसे अहम, अगर आप यहां पर यूके में एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर प्री सेटल स्टेटस पे मौजूद हैं तो आपको कौन सी सख्त रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ेंगी जिसके बाद जाकर आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए क्वालिफाई करेंगे। और 31 दिसंबर 2020 के बाद क्या न्यू यूरोपियन नेशनल और उनके फैमिली मेंबर्स यूके में एंटर हो सकते हैं, उनको कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि बरतानिया में जितने भी कवानीन हैं उनमें तेजी से तब्दीली रूनुमा होती रहती है। अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम कवानीन से अपडेटेड रहें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, अब जो प्री सेटल स्टेटस और सेटल स्टेटस है इसके दरमियान डिफरेंस क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। जो भी शख्स जो कि यूरोपियन नेशनल है यानी जिसके पास यूरोप का पासपोर्ट है, अगर वो यूके में लेस देन 5 इयर्स उसकी जो है वो यहाँ पर प्रेजेंस है, यहाँ पर उसको रहते हुए 5 साल से कम टाइम पीरियड गुजरा है तो वो प्री सेटल स्टेटस के लिए क्वालिफाई करता है, जिसको लिमिटेड लीव टू रिमेन भी कहा जाता है। अब वही शख्स जो अगर यूरोपियन नेशनल है, अगर उसका जो टाइम पीरियड जो ही 5 साल पूरे हो जाएंगे तो वो सेटल स्टेटस जिसको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन कहा जाता है उसके लिए क्वालिफाई करेगा। अब जो प्री सेटल स्टेटस ये फर्स्ट स्टेज है और जो सेटल स्टेटस है ये सेकंड स्टेज है। यानी आपको यूके में जो सेटल स्टेटस है वो क्वालिफाई करने के लिए 5 साल रहना जरूरी है। अच्छा, यहां पर एक चीज की बड़ी क्लैरिटी की जरूरत है कि लोग बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर कंफ्यूज होते हैं कि जी हमें 3 साल जो है वो यूके में हमने ऑलरेडी गुजार चुके हैं तो हमें प्री सेटल स्टेटस मिला है, तो क्या हमें प्री सेटल स्टेटस के ऊपर फर्दर 5 इयर्स कंप्लीट करने हैं? तो ऐसा नहीं है। आपको इन टोटल जो है यूके में आपको 5 साल गुजारने हैं अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं और आपने ये प्रूव करना है कि मुझे टोटल 5 साल यूके में हो चुके हैं तो आप सेटल स्टेटस के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब अगर आप जैसे अगर 3 साल पहले यूके में आ चुके हैं और अगर आपको प्री सेटल स्टेटस वो मिला है तो आपको फर्दर 5 इयर्स पूरे करने की जरूरत नहीं, बल्कि आपने इन टोटल 5 इयर्स यानी जो प्रीवियस 3 इयर्स थे और जो आपको प्री सेटल स्टेटस मिला उसके ऊपर फर्दर 2 इयर्स आपने पूरे करके तो आप सेटल स्टेटस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जो सेटल स्टेटस है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन यूजुअली क्या चाहिए होती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब हम इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो सेटल स्टेटस है अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम जब हम इसके लिए क्वालिफाई करेंगे तो क्या हमें B1 और लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। जैसा कि बाकी तमाम इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए आपको जो असाइलम की जो सेटलमेंट स्कीम है, असाइलम का जो सेटलमेंट का जो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है, उसके अलावा बाकी तमाम चीजों में आपको लाइफ इन द यूके और B1 जो है वो रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जब आप ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत आप सेटल स्टेटस या इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करेंगे तो ना ही आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना होगा और ना ही आपको B1 की जरूरत होगी। आपको पूरा क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, सिर्फ आपने प्रूव एट दैट स्टेज ये करना है कि आप जो यूके में 5 साल से यहां पर मौजूद हैं। अब उन डॉक्यूमेंटेशन में आप उनको बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने काम करने की एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि अभी ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जा रही है ये इन्होंने बड़ा इनका अच्छा सिस्टम है। आपको बहुत सारे केसेस के अंदर तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं महसूस होती, क्योंकि वो आपके नेशनल इंश्योरेंस नंबर से ही आपका सारा डाटा जो है वो एक्सेस कर लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि आप कितने अरसे से यूके के अंदर मौजूद हैं।
लेकिन फिर भी सम टाइम ऐसा होता है कि वो डाटा जो है वो उनके सिस्टम में नहीं आता, तो एंड ऑफ एप्लीकेशन वो आपसे उन ईयर्स को मेंशन कर देते हैं कि हमें इन ईयर्स की जो 6 मंथ की एविडेंस है वो प्रोवाइड करें और आप प्रूव करें कि आप इन ईयर्स के अंदर यूके में मौजूद थे। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन उनको प्रोवाइड कर देते हैं तो आप जो है वो सेटल स्टेटस के लिए क्वालिफाई कर देंगे। अच्छा, अब इसके बाद जब आप अपना सेटल स्टेटस आप ले लेते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ले लेते हैं, तो उसके बाद आप नेशनैलिटी के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको फर्दर जो 12 मंथ्स हैं वो आपको यूके में गुजारने होंगे। और नेशनैलिटी के टाइम पीरियड के ऊपर ऑफ कोर्स आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो दोनों की दोनों मीट करना पड़ेंगी। आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट और जो B1 लेवल जो इंग्लिश का वो दोनों आपको पूरे करने पड़ेंगे। आल्दो के जो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए आपको इन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन नेशनैलिटी के टाइम पीरियड के दौरान आपको इन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी। अच्छा, अब वापस आते हैं कि जो एक तो यूरोपियन नेशनल और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा सेटल स्टेटस और प्री सेटल स्टेटस लेने के लिए। अच्छा, बहुत सारे केसेस में, जैसे अब मैं मिसाल दे देता हूं कि अगर आपकी शादी हुई है यूरोपियन नेशनल के साथ, तो आपको ऑलरेडी जैसे रेजिडेंस कार्ड जो है वो आपको साल या 2 साल टाइम पीरियड का ऑलरेडी मिला होगा। तो आपने यूं ही ब्रेक्जिट हुआ तो ऑफ कोर्स आपको जो है न्यू कानून के मुताबिक जो प्री सेटल या सेटल स्टेटस अप्लाई करना पड़ा। तो बहुत सारे क्लाइंट इसके बारे में भी हमने कंफ्यूज्ड और परेशान देखे हैं कि वो ये समझते हैं कि शायद हमें फर्दर अब 5 साल जो है वो प्री सेटल स्टेटस के ऊपर जो है वो हमें पूरे करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। अब उसकी मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि जैसे अगर आपकी शादी जो है वो 2 साल पहले हुई थी और आपको लेटर ऑन उसके ऊपर जो वीजा यहाँ पे जो पहले रेजिडेंस कार्ड था वो आपको मिल गया, तो अब आपने जो ही प्री सेटल स्टेटस अप्लाई किया तो आपको फर्दर 5 इयर्स का वीजा मिल गया। तो आपको फर्दर 5 इयर्स पूरे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आपके प्रीवियस 2 इयर्स थे और उसके अंदर फर्दर 3 इयर्स ऐड होंगे और आपने इन टोटल जो है वो 5 इयर्स पूरे करके तो आपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या जिसे सेटल स्टेटस कहा जाता है आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए इसमें मुकम्मल तौर पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारे केसेस जैसे अनमैरिड पार्टनर के अंदर ज़रा लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं होती, तो उन केसेस के अंदर हमने होम ऑफिस में देखा है कि होम ऑफिस उनका जो टाइम पीरियड है वो उसी डेट से यूजुअली कंसिडर करता है जिस डेट से उनको फर्स्ट वीजा मिला था। जैसे अगर आपने अनमैरिड पार्टनर की बेस के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन की और आपको जो प्रीवियस जो रूल्स थे उनके मुताबिक अगर आपको जो था वो उसके ऊपर BRP कार्ड या आपको पासपोर्ट के ऊपर जो रेजिडेंस कार्ड दे दिया गया, अगर आपने उसके ऊपर जो है वो साल गुजारा तो होम ऑफिस जो है वो आपका वो वही टाइम पीरियड कंसिडर करेगा, जबकि जो आपने अनमैरिड पार्टनर का जो टाइम पीरियड प्रीवियस जो आपने उनको डॉक्यूमेंटेशन दी थी उनको होम ऑफिस यूजुअली नहीं मानता। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे केसेस के अंदर हमने फर्दर जब इसके ऊपर रिव्यू किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू या अपील में गए हैं, तो ऐसे केसेस को वो जो प्रीवियस टाइम पीरियड है बाय लॉ होम ऑफिस को वो कंसिडर करना चाहिए और उसके ऊपर बहुत सारे केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाके होम ऑफिस ने जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखते हुए इसको असेस किया और इसको माना है। अब इन लोगों के लिए भी नेशनैलिटी का सेम प्रोसीजर है जो फैमिली मेंबर्स हैं, डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। अच्छा, अब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जैसे अगर आप प्री सेटल स्टेटस के ऊपर हैं और अगर यहां पर आपका कोई चाइल्ड पैदा हो जाता है तो आप दोनों जो पार्टनर्स हैं, अगर यूरोपियन नेशनल या उनकी फैमिली मेंबर्स, अगर दोनों के पास प्री सेटल स्टेटस है तो जो चाइल्ड बोर्न होगा वो भी प्री सेटल स्टेटस के लिए ही क्वालिफाई करेगा। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी एक के पास सेटल स्टेटस या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है तो चाइल्ड जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। आपको जो चाइल्ड की बर्थ के बाद आपको फर्दर जो 5 इयर्स का टाइम पीरियड है वो पूरा करने की जरूरत नहीं है। बाज केसेस में हमने देखा है कि लोग जो है वो ये समझते हैं कि चूंकि हमारे पास सेटल स्टेटस है तो वो बच्चे का भी फर्दर जो है वो प्री सेटल या सेटल स्टेटस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आपको उनका स्टेटस अप्लाई करने की जरूरत नहीं, अनलेस अगर आप उनको ब्रिटिश नेशनैलिटी नहीं लेके देना चाहते, अगर आप अपनी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन की नेशनैलिटी रखना चाहते हैं। बाज केसेस में हमने देखा है कि लोग अपनी यूरोपियन नेशनैलिटी उनको बच्चों को देना चाहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए क्वालिफाई करे और वो ब्रिटिश नेशनैलिटी
प्रॉपर्टी लेके देना चाहते हैं, तो अगर आपके पास सेटल स्टेटस है और उस टाइम पीरियड के दौरान अगर बच्चे की बर्थ हुई है, तो वो बच्चा जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए क्वालिफाई करेगा। अच्छा, अब मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आज की वीडियो में, वो ये था कि जो लोग ऑलरेडी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के तौर पर यहां पर आ चुके हैं और उनके पास प्री सेटल स्टेटस मौजूद है, या वो आउट ऑफ कंट्री अपना जो रेजिडेंस परमिट लेकर आए और यहां पर आकर बाद में उन्होंने प्री सेटल स्टेटस में उसको स्विच कर लिया, तो उनका इंडेफिनेट लीव टू रिमेन या सेटल स्टेटस के दौरान उनको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करना होगी। तो आपने ये चीज बड़े गौर से देखना है कि देखें, आपने इनिशियली ये कहा था जब वो यहां पर यूके में आए थे कि वो आपके डिपेंडेंट हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि जब वो 5 साल का टाइम पीरियड था तो उनकी डिपेंडेंसी आपके साथ वो खत्म होगी? अगर उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, जैसे वो अपना इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ एस्टेब्लिश कर लेते हैं, जैसे अगर आप 21 ईयर्स से अबव जो बच्चा था उसको लेकर आए और अब उसने अपनी लाइफ एस्टेब्लिश कर ली है, अपनी शादी कर ली है, खुद कमा रहा है और उसकी मुकम्मल तौर पर आपके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, तो ये चांसेस हैं कि इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के दौरान उसका केस रिफ्यूज हो सकता है। तो इसलिए आपने ये मेक श्योर करना है कि अगर आपका जो भी डिपेंडेंट एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर यूके में आया है, तो 5 साल बाद जब आपने उसका इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करना है, तो यू हैव टू प्रूव एट दैट स्टेज कि वो जो बंदा है, वो जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है, वो अभी भी आपका डिपेंडेंट है और डिपेंडेंसी खत्म नहीं हुई। अगर आप एट दैट स्टेज ये चीज प्रूव नहीं कर पाते, तो पॉसिबिलिटी है कि उनके इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, अब 31 दिसंबर 2020 के बाद यूरोपियन नेशनल और उनकी फैमिली मेंबर्स की क्या सिचुएशन है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि 31 दिसंबर 2020 से पहले यूके में आके रह चुका है और वो आता जाता रहा है, तो वो अभी भी अप्लाई कर सकता है। हमारे उसका मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि हमें अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट थे, तो वो यूके में चूंकि रह चुके थे, लेकिन लेटर ऑन वो कोरोना क्राइसिस की वजह से यूरोपियन कंट्री में स्टक हो गए थे, तो वो बड़े परेशान थे कि चूंकि मैं 31 दिसंबर से पहले तो मैं यूके में था, लेकिन मैं लेटर ऑन में अभी वहां पे मौजूद नहीं हूं, तो क्या मैं अभी भी जो प्री सेटल या सेटल स्टेटस अप्लाई कर सकता हूं? तो फिर हमने उनका प्री सेटल स्टेटस अप्लाई किया और उनको लकीली मिल गया। तो इस सिचुएशन में मैं क्लियर करता जाऊं कि जो होम ऑफिस का जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कोई भी ऐसा शख्स जो 31 दिसंबर से पहले यूके में रह चुका है और आता जाता है और उसके पास रहने की एविडेंस है, तो वो अभी भी क्वालिफाई कर सकता है। उसके लिए 30 जून 2021 की डेडलाइन है। वो अभी भी प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक इन दोनों में से कोई एक चीज जो है वो अप्लाई कर सकता है। आपको इसके लिए प्रूव क्या करना पड़ेगा कि आप 31 दिसंबर 2020 से पहले आप यूके में मौजूद थे। अब उस प्रूफ करने के लिए आपको कोई भी किसी किस्म का कोई बिल रिक्वायर्ड होगा, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी, या अगर आपने काम किया हुआ है, सैलरी स्लिप्स, इसमें से कोई भी जो डॉक्यूमेंट है आप उनको प्रोवाइड करके तो ये जो प्री सेटल स्टेटस है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब जो फैमिली मेंबर्स है अगर वो आउट ऑफ यूके में है, तो वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी प्री सेटल या सेटल स्टेटस ले लिया हुआ है, तो उनके लिए भी होम ऑफिस ने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि अगर तो आप क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, जैसा कि क्लोज फैमिली मेंबर्स में आपकी जो स्पाउस है, सिविल पार्टनर, अनमैरिड पार्टनर, अगर आपका रिलेशनशिप 31 दिसंबर 2020 से पुराना है, उससे पहले का रिलेशनशिप है, तो वो अभी भी यहां पर वो अपने जो यूरोपियन नेशनल है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके बच्चे 21 ईयर्स से लेस हैं तो तब भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वो 21 ईयर्स से अबव हैं लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि उनकी जो डिपेंडेंसी है वो फाइनेंशियली और इमोशनली अभी भी आपके ऊपर है, आप और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ स्टार्ट नहीं की, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आपको। इसी तरह आपके और आपके स्पाउस के जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स और इसी तरह ग्रैंड चिल्ड्रन जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वो भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया हुआ था, वो भी आपको
31 दिसंबर 2020 के बाद जो यूरोपियन नेशनल है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर थे, जैसा कि पहले कुछ सालों से बहुत ज्यादा कजन्स, अंकल, आंट, नीसेस, नेफ्यूज, लोगों के बहुत ज्यादा रिलेटिव्स जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, वो उन्होंने यूके में उनको ज्वाइन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 31 दिसंबर 2020 के बाद होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बड़ा क्लियरली इन लोगों के बारे में मेंशन कर दिया है कि ये लोग 31 दिसंबर 2020 के बाद अब ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जिनकी एप्लीकेशंस हो चुकी हैं ऑलरेडी, इससे पहले सबमिटेड थी, और उनको ऑफ कोर्स अगर उनका जो एप्लीकेशंस रिफ्यूज हुई हैं, उनकी अपील अभी तक तो कंटिन्यूड है, और वो अपील्स में जाकर तो उनको फर्दर जो है वो अपना केस जो है वो फाइट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग बल्कि वीडियो करूंगा, चूंकि बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के ऊपर आजकल जो है वो अपील्स आ रही हैं, तो आप कैसे एक सक्सेसफुल जो अपील है वो कर सकते हैं, इसके ऊपर हम इन डिटेल जो है वो एक अलग वीडियो में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर जो है उसको शेयर करें, और यूके के जितने भी कवानीन हैं इनके साथ अपडेटेड रहने के लिए इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ एक बेल आइकॉन है उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा। उसका फायदा ये होगा कि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो ये आपको अलर्ट करेगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।